नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, आज की ये रात अंतिम रात है। आज की ये रात भारी रात है क्योंकि 24 घंटे बाद इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने वाली है। क्योंकि 24 घंटे बाद आने वाला है एक महाफैसला, 24 घंटे बाद आने वाला है एक महानतीजा। और उस महाफैसले, उस महानतीजे, उस महा रिजल्ट के आने से पहले आज की यह अंतिम रात तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। क्योंकि सबको पता है कि कल कई नेताओं के चेहरे आपको खिले हुए नजर आएंगे। कल कई नेताओं के चेहरे आपको उदासी भरे नजर आएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया कि कल चुनावी नतीजा आने वाला है। और इस साल सिर्फ इकलौते एक बड़े राज्य में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जी हां, बिहार का विधानसभा चुनाव, उसका नतीजा कल आने वाला है। 14 नवंबर को सुबह से बिहार में मतगणना शुरू हो जाएगी। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और अब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ऐसे मौके पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। युगचरण यूट्यूब के इस मंच पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव किस लिए याद रखा जाएगा और क्यों चुनाव आयोग को बार बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ाया जाता है बार बार, और पुरुष मतदाताओं का एंगल, महिला मतदाताओं का एंगल, और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उनका एंगल, उन सब के बारे में तथ्य आपको बताऊंगा। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य भी आपको बताऊंगा। जो हमें बताया जा रहा है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, इस तरह का कोई वाकया नहीं है। तो उसका सच भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो ही उसको लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। आज जिन तथ्यों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आज जिन आंकड़ों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको लेकर भी कमेंट करके बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि 24 घंटे बाद इस देश की राजनीति में क्या वाकई कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, या जैसा चल रहा था वैसा ही सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। 24 घंटे बाद एक बड़ा नतीजा तो आएगा। आज की रात अंतिम, आज की रात भारी तो है, लेकिन इस चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे चुनाव आयोग बार बार वोटिंग का जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है, मतदान का आंकड़ा, वो बढ़ाता हुआ नजर आया। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए विधानसभा की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि 64.66% मतदान हुआ। बाद में इसको बढ़ाकर 65.08% कर दिया गया, यानी 0.42 की बढ़ोतरी। 0.42 को ऐसे पर समझिएगा क्योंकि पिछली बार एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी थी वो सिर्फ 0.33% के वोट के अंतर से बनी थी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर। उसके बाद जब दूसरे चरण का वोट हुआ तो दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में 68.76% वोट हुआ। और बाकायदा इस ऐतिहासिक वोट के बारे में बताते हुए दोनों चरणों का मिलाकर चुनाव आयोग ने हमें यह बताया था 11 नवंबर को रिलीज जारी करके कि 66.91% वोटिंग हुई दोनों चरणों का मिलाकर। लेकिन चुनाव आयोग ने फिर 12 नवंबर को एक नया आंकड़ा जारी कर दिया, और उस 12 नवंबर के नए आंकड़े में चुनाव आयोग ने बताया कि कुल जो वोटिंग हुई दोनों चरणों को मिला के, यानी 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर, 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर, वो कुल मिला के जो वोटिंग हुई वो 67.13% हुई, यानी चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े से 0.22%। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जीत हार का अंतर 0.33% था। फिर यह हाईएस्ट टर्नआउट रहा 1951 के बाद।
यानी देश के आजाद होने के बाद बिहार में जितने विधानसभा के चुनाव हुए और जितनी बार लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा मतदाताओं ने इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदान किया। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक मतदान है, निश्चित तौर पर यह बम्पर मतदान है। लेकिन मैं ये कागजों का पूरा पुलिंदा अपने साथ लेकर बैठा हुआ हूं। जो बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग की जो बात कही जा रही है, मेरे पास 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी है, 2025 के विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा है, पहले चरण का, दूसरे चरण का, और कुल जो आंकड़ा जारी किया गया वो भी मेरे पास है। और इन कागजों में मेरे पास एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव आयोग ने कब क्या क्या किया, कितने मतदाताओं के वोट कब कैसे काटे गए, वो सारा आंकड़ा मेरे पास इस कागज में है। और इन आंकड़ों के जरिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बंपर और ऐतिहासिक वोट की जो बात कही जा रही थी, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वोट बढ़ा, कुछ ना कुछ वोट बढ़ा, लेकिन वो कुछ ना कुछ वोट कितना बढ़ा ये भी आपको बता देता हूं। कुल मिलाकर पिछली बार की तुलना में इस बार कितना बढ़ा वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो महिला मतदाताओं की जो बार बार बात कही जा रही है, उन महिला मतदाताओं के बारे में जरा बता दूं कि पुरुष मतदाताओं की तुलना में जो एक प्रोविजनल आंकड़ा जारी किया गया था 11 नवंबर को, तो पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला 4,34,135 महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। यानी 4 लाख से ज्यादा जो महिलाओं का आंकड़ा है वोट करने वालों का, वो 4 लाख से ज्यादा है। हालांकि चुनाव आयोग ने उसमें कुछ बढ़ोतरी की है, तो निश्चित तौर पर ये जो फाइनल डाटा आएगा पुरुषों का और महिलाओं का, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर एक्चुअल कितने महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है पुरुषों के मुकाबले। लेकिन अब 4,34,145 से तो ये आंकड़ा निश्चित तौर पर ज्यादा आएगा। लेकिन जो वोटिंग की बात कही जा रही है, जो बार बार हमें वोटिंग का फॉर्मूला जो बताया जा रहा है, जो ऐतिहासिक वोटिंग की बात कही जा रही है, उस ऐतिहासिक वोटिंग का सच भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% जो वोटिंग हुई थी, और अभी जो रिवीजन जो नया डाटा आया है 67.13, यानी लगभग 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह बड़ा आंकड़ा है, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसी के साथ बदलाव की बहुत सारी बातें कही गई, क्योंकि 5% से ज्यादा जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, चाहे वो प्लस हुआ हो चाहे वो माइनस हुआ हो, उसका नतीजा बिहार में सत्ता परिवर्तन में रहा है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल आंकड़ा निकाला, जब मैंने असली का आंकड़ा निकाला, तो मैं उसको देखकर चौंक गया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास तमाम कागज है। अब आप देखिए, इस बार जो मतदाताओं की संख्या थी वो 7,45,26,858 थी। और एसआईआर अभियान के दौरान पहले 65 लाख वोट काटे गए, फिर रिवीजन के दौरान 3,66,000 वोट काटे गए। तो अगर इन 7,45,26,858 में मैं पहले काटे गए 65 लाख जोड़ दूं और बाद में काटे हुए 3.66 लाख जोड़ दूं, तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 8,13,92,858। अब आप बताएंगे कि आप कटे हुए को क्यों इसमें जोड़ रहे हो? जेन्युइन रीजन हो सकता है कि कुछ अलग जगह 2 जगह वोट हो, कुछ की मृत्यु हो गई हो, कुछ का स्थानांतरण हो गया हो, वहां से चले गए हो, ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। लेकिन मैं इसको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि ओवरऑल डेटा का जो विश्लेषण बार बार किया जा रहा है वो आपके सामने आ जाए। क्योंकि ये पहले तो चुनाव आयोग की लिस्ट में थे ना, उसी के आधार पर पिछली बार जो वोटिंग हुई 57.29% हुई। तो अब इन मतदाताओं को हटाकर जो दावा किया जा रहा है कि 10% वोट बढ़ गए, उसकी सच्चाई कुछ और है। हकीकत में जब आप 8,13,92,858 मतदाताओं में से जो इस बार लोगों ने वोट किया, उस वोटिंग परसेंटेज को निकालोगे, तो ये मोटे तौर पर ये तकरीबन 60% के आसपास जाकर बैठ जाता है। 60% से कम ही होगा। जी हाँ, 60% से कम। और पिछली बार कितनी वोटिंग थी? 57.29, यानी 4% से भी कम एक्चुअल वोटों की जो बढ़ोतरी हुई है वो 4% से कम हुई है। कोई 10% बंपर वोटिंग नहीं हुई है, कोई ऐतिहासिक वोटिंग नहीं हुई है। ये नाम हटा दिए गए, उसके बाद जो आंकड़ा बचा, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लगभग 4% की वृद्धि हुई है। और फिर अगर बिहार के पॉलिटिकल इलेक्शन के ट्रेंड को देखा जाए तो 4% की वोटिंग में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। जी हाँ, ये एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, लगभग नतीजा उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द आ सकता है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है जब 5% से ज्यादा वोट प्लस होता है या 5% से ज्यादा वोट घटता है, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनने वाले हैं, ये तय हो गया है।
लेकिन क्या जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्योंकि कई 155 160 दे रहे हैं, एक तो 200 से ऊपर पहुंच गया, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो वोटों का आंकड़ा जो बता रहा है वो बता रहा है कि एनडीए गठबंधन को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिलने जा रहा है, लेकिन 200 से ऊपर कोई चमत्कार हो जाएगा तभी 200 से ऊपर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मेरी बात हुई और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता खुद ये मान रहे हैं कि 140 से 150 के बीच में मिलेगा। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े, चुनावी अभियान से जुड़े एक बड़े नेता ने तो यहां तक कहा कि हम 145-46 मान के चल रहे हैं, 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें नेक टू नेक फाइट है, अगर वो सीट भी हमारे खाते में आ जाएगी तो 150 151 हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो सीट हमारे खाते में नहीं आई तो फिर हम 143 44 45 के आसपास होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता भी अपने एनडीए गठबंधन को 150 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल 200 से ज्यादा दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा एग्जिट पोल सही होता है। और एक चीज यहां पर और देखने वाली बात होगी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा होगा, कैसे बहुत ज्यादा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल थी, दूसरे नंबर की पार्टी 74 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी थी और तीसरे नंबर की पार्टी 43 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड था। तो जनता दल यूनाइटेड का आंकड़ा 60 से ऊपर जाने की बात कही जा रही, तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे लंबी छलांग जनता दल यूनाइटेड लगाएगा। लेकिन सवाल यह है, कई लोग तो कह रहे हैं कि 70 भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड अगर 70 क्रॉस कर जाएगा तो वो किसकी सीटें छीनेगा? क्या वो बीजेपी की सीटें छीनेगा? क्या वो आरजेडी की सीटें छीनेगा? यानी 70 से क्रॉस करने का मतलब है कि सीटें घटेंगी किसकी? छीनने का मतलब नहीं कि बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, छीनने का मतलब है कि सीटें घटेंगी किसकी? क्या बीजेपी की घटेंगी? क्या राष्ट्रीय जनता दल की घटेगी? क्योंकि 70 के आसपास अगर जनता दल यूनाइटेड आ जाते हैं, कुल मिलाकर उनका जो गठबंधन 140 से 145 के आसपास आ जाता है, तो उसमें आपको चिराग पासवान को भी 10-11 की बात कही जा रही है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के 2-2 3-3 की बात कही जा रही है। तो फिर बीजेपी का टैली जो है वो पिछली बार के मुकाबले, जो पिछली बार बीजेपी 74 जीती थी, उससे काफी नीचे आ जाता है। तो अब यहां सवाल उठता है कि फिर तीसरे नंबर की पार्टी कौन होगी? अगर जनता दल यूनाइटेड पहले नंबर की पार्टी होगी, जो पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी थी, तो जो 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले नंबर की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव वाली पार्टी, क्या वो तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी या भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी? और यहीं से वो सवाल शुरू होता है कि क्या अगर नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरते हैं तो क्या वो बीजेपी के साथ ही सरकार बनाना पसंद करेंगे या फिर वो पाला बदल के तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? और क्यों मैंने कहा कि देश की राजनीति क्या बदल जाएगी, क्या ठहरी हुई रहेगी? क्योंकि अगर वो पाला बदल के राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो देर सवेर उसका असर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी पड़ना तय है। और अगर वो पाला बदल के नहीं जाते हैं तो फिर एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार में भी टिकी रहेगी, केंद्र में भी टिकी रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होना है, तो फिर विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए जीत हासिल करने का फॉर्मूला ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार का जो नतीजा आएगा वो सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री ही तय नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेगा। यह भी तय करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं। यह भी तय करेगा कि राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन को सत्ता नसीब हो पाएगी या नहीं। और यह भी तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो अन्य राज्यों में होने वाले हैं, उसमें किसको बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। और फिर याद दिला दूं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। 24 घंटे बाद एक बड़ा नतीजा आने वाला है, एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप भी अनुमान लगाइए। आपने तमाम एग्जिट पोल तो अब तक देख लिए होंगे, तमाम चीजें आपने देख ली होगी, एग्जिट पोल किस तरह से गलत साबित होते हैं उसका इतिहास भी आपको पता है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें आ रही हैं, कौन सरकार बनाने जा रहा है, गठबंधन में क्या कोई हेर फेर देखते हैं, क्या इस तरह की कोई गुंजाइश है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे फिर अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने अपील की, आग्रह किया, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद।